Assalamu alaikum. Myself Abdul Wahab from the Desk of Excellence. आई एम योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर के लिए X1 कंप्यूटर साइंस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास टारगेट पेपर है X1 कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 30 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन होता है। 30 मार्क्स के में हमें क्या अटैम्प्ट करना होता है, इसमें हमें टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं, इसमें हमें टोटल 10 क्वेश्चंस इसमें हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और अब जो है हमारे सिंध बोर्ड ने नया पैटर्न जो है अनाउंस किया है, उसमें हमारे पास ये डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास आ गई है कि हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर जो हमें चॉइस दी जाती थी, जैसे हमें पहले का जो पेपर पैटर्न था उसमें 15 क्वेश्चन आंसर्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे सेक्शन बी के अंदर, और उस 15 क्वेश्चंस के अंदर से हमें 10 क्वेश्चंस अपनी मर्ज़ी से अटैम्प्ट करने होते थे। यानी अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और आपके पास 15 क्वेश्चंस आपके पास जो है आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शन बी के अंदर आपको दिए हुए हैं, तो आपने उन 15 क्वेश्चंस के अंदर से 10 क्वेश्चन जो कि आपको आ रहे हैं, जो कि आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, उसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना था। बट इस बार हमारे सिंध बोर्ड ने जो हमें मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है, उस मॉडल पेपर से के मुताबिक हमारे पास हमारी चॉइस तो उतनी ही है, लेकिन उस चॉइस को कम कर दिया गया है। कैसे कम किया गया है? अब हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें हैं तो हम अटेम्प्ट तो हमने 10 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन उस 10 क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो चॉइस है वो अब बोर्ड सिलेक्ट करेगा कि हम लोग कौन से 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये टारगेट पेपर दिया हुआ है, ये मोस्ट रिलेटेड वो क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने आपको लास्ट के अंदर, हर सेक्शन के लास्ट के अंदर प्रोवाइड की गई होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कहा जा रहा है कि ड्रॉ OSI मॉडल, और करके आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगर आप लोग पहले के पेपर पैटर्न को फॉलो करते तो आप लोग OSI मॉडल की डायग्राम बनाते और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखते, तो आपके पास सारा काम हो जाता। बट अब आप लोगों को इस 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इस एक क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन यानी और वाला क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया तो आपके मार्क्स 0 काउंट होंगे। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपके पास अगर और करके क्वेश्चन आया हुआ है तो वो और करके जस्ट उस क्वेश्चन की चॉइस है, आप लोग उस और वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने एज अ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें पार्ट 1 के अंदर आप लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसका और क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अपने सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चीज़ को देखें, समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पेपर के हवाले से। अच्छा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ड्रॉ OSI मॉडल। हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, हमारे पास OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम और इंटरकनेक्शन मॉडल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डेटा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर्स के अंदर हमने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को पढ़ा था, जिसमें हमारे पास लेयर्स आ रही थी, जिसमें डेटा लेयर्स आ रहा था, हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारी सारी लेयर्स थी। इसकी डायग्राम आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जस्ट डायग्राम को वो कह रहा है कि ड्रॉ OSI मॉडल, यानी OSI मॉडल की जस्ट डायग्राम आपने इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। बेटा OSI मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के हवाले से, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर भी देखेंगे तो OSI मॉडल मोस्टली आपके पास आया हुआ है, या तो वो लॉन्ग के अंदर इसको देता है या शॉर्ट के अंदर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो लॉन्ग के अंदर भी इसको दे रहा है और शॉर्ट के अंदर भी इसको प्रोवाइड कर देगा, यानी आपसे डायग्राम पूछ लेगा या फिर किसी लेयर के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा। तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से विद डायग्राम आपने याद करना है।
बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की डायग्राम है उसमें जो उसकी लेयर्स हैं उसको आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस के साथ उस डायग्राम को बनाना है। अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं तो यू विल गेट अ 0 मार्क्स। सो आपने इस चीज को अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन? बेटा बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ मॉड्यूम क्या होता है, या फिर वो आपको कह देगा कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। दोनों का मतलब एक ही है। मॉड्यूम की जो हमारे पास टाइप्स हैं उसमें हमारे पास मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। उसमें आपको पता है कि एनालॉग से डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन हमारे पास हो रही होती है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम है। जस्ट आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और टू द पॉइंट बात करनी है। आपने ज्यादा लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट का वो 3 मार्क्स का होता है। टोटल हमारे पास ये जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स हमारे पास 3 क्वेश्चन को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 10 क्वेश्चन के आपके पास टोटल 30 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन को 3 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, उसमें ज्यादा लेंथी बात नहीं करनी, वैसे ही अटेम्प्ट करना है। जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है आप जस्ट उसको उस क्वेश्चन के मुताबिक उसका आंसर करो। ज्यादा उसके अंदर लेंथी चीजें यानी स्टोरीज जो कि हम लोग 9 मैट्रिक लेवल पे लिखते थे, तो अब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जा चुका है, यानी आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर स्टैंडर्ड पे आ गए हो, तो आपने उस क्वेश्चन को उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना कि उसने सवाल के अंदर पूछा हुआ है। तो जस्ट आपसे उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, कोई एग्जाम्पल नहीं मांगी उसने। तो जस्ट आपने मॉड्यूलेशन की हेडिंग लगा के मॉड्यूलेशन को डिफाइन कर दिया, डीमॉड्यूलेशन की हेडिंग लगा के डीमॉड्यूलेशन को डिफाइन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट ये आपने अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो गया, ठीक है। चलें अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहे कि हाउ कैन बी अ बार कोड रीडर यूजफुल इन अ सुपर स्टोर। अच्छा बेटा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है कुछ रीजनिंग से, यानी ये जो क्वेश्चन है वो हमारा रीजन कहलाएगा, ठीक है। इस रीजन को हमने अटेम्प्ट करना है। अब रीजन के अंदर हमारे पास वो क्या पूछ रहा है कि बताओ कि हमारे पास जो बार कोड रीडर है वो किस तरीके से हमारे पास यूजफुल है, किसमें, सुपर स्टोर के अंदर। तो आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि बार कोड रीडर का एक्चुअल में यूज क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास फास्ट बिलिंग हो जाती है। आप लोग इसमें लिख सकते हो कि हमारे पास बार कोड रीडर से आप फास्ट बिलिंग कर सकते हो, फास्ट बिलिंग, ठीक है। देन आप लोग लिख सकते हो कि आपके पास रेड्यूस ह्यूमन एरर, ठीक है। देन आप लोग लिख सकते हो कि हमारे पास इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो स्टाफ का जो काम है हमारे पास सेविंग टाइम ऑफ कस्टमर, यानी सेविंग टाइम ऑफ कस्टमर, ठीक है। यानी कस्टमर का टाइम हमारे पास सेव हो जाता है। यानी अगर आप लोग बाहर किसी सुपर स्टोर के अंदर गए हो और उसमें वहां से आपने कोई शॉपिंग की हो, कोई चीज, कोई ग्रोसरी वगैरह आपने बाय की हो, तो अगर ये बार कोड रीडर ना हो, आप लोग जब बिल पे करवाते हो तो जस्ट वो क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट आपने बाय किया होता है वो जस्ट उसको स्कैन करता है और उसके कंप्यूटर के अंदर उस चीज का रेट आ जाता है, ठीक है। आप उस चीज के रेट को स्कैन करते हो, जितना आपके पास जो भी प्रोडक्ट आपने बाय की होती है वो सारे प्रोडक्ट को स्कैन करता है, और आप लोग की जो प्राइस है, यानी जो पे आपने करना है, वो हर चीज की जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो उसके अंदर क्या होती रहती है, एड अप होती रहती है। तो यानी जो बिलिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इन केस अगर मैं मैनुअल ये सारा काम करता, यानी अगर सपोज करो बारकोड रीडर ना होता, ठीक है, यानी आपके पास प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड बना होता है वो चीज ना होती, अगर हम लोग उसको एक तरीके से साइड पे रख दें, तो क्या होगा, जो मैनुअल काम है मैं खुद उसकी बिलिंग कर रहा हूँ,
मैं उसको ऐड कर सकता हूं, ठीक है। काफी सारा, यानी ये सपोज करो आपने कोई 15 to 20 प्रोडक्ट्स को बाय किया है, ठीक है। आप लोग उस 15 to 20 प्रोडक्ट्स को जब बाय कर रहे होगे तो आपके पास काफी सारी चीजें आपके पास होंगी, उस काफी सारी चीजों को आप लोग ऐड अप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, यानी कितना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास बिलिंग क्या हो जाएगी, स्लाइटली स्लो हो जाएगी, स्लाइटली नहीं बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी अगर बारकोड रीडर को हटा दिया जाए। तो ये यूजफुल है किसमें, फास्ट बिलिंग के अंदर, रेड्यूस ह्यूमन एरर। अच्छा, बार कोड के अंदर आपके पास क्या होता है, उसकी एक फिक्स प्राइस होती है उस प्रोडक्ट की, वो उसको स्कैन करके आपकी बिलिंग के अंदर ऐड कर देता है। अब ह्यूमन, यानी मैं अगर सपोज करो एक सुपर स्टोर के अंदर एक इन्वेंट्री को चेक कर रहा हूँ या फिर जो है बिलिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं उसमें कोई गलती कर दूँ, कोई एरर ले आऊँ, यानी अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम है, मैंने ज़्यादा बता दी, या ज़्यादा है मैंने कम बता दी और उसको ऐड अप कर दिया, तो क्या होगा, हमारे पास जो सुपर स्टोर है वो लॉस में चले जाएगा। ऐसे ही है, तो हमारे पास ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ह्यूमन एरर भी हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब स्टॉक की बात, यानी अब आपके पास जो एक सुपर स्टोर है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट का जो स्टोरेज है वो आपके उनके इन्वेंट्री के अंदर पड़ा होता है, उनके स्टॉक के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। अब अगर सपोज करो ये बारकोड रीडर हटा दिया जाए तो उनको इस चीज को मैनेज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी कि हमारे स्टॉक के अंदर कौन सी चीज की लिमिट कितनी रह गई है, कौन सी चीज खत्म हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है। उनको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज की सेलिंग ज्यादा है, इसका स्टॉक हमें ज्यादा मंगवाना है या इसका स्टॉक हमें कम मंगवाना है, ये चीज हमारी सेल नहीं हो रही। सो बेसिकली स्टॉक और इन्वेंट्री के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। अच्छा, सेफ टाइम ऑफ कस्टमर। अच्छा बेटा, ये क्या हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सुपर स्टोर के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स, हमारे पास उनका कस्टमर का आना जाना हमारे पास होता रहता है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है, वो जो कस्टमर जो है हमारी ये सारी चीज़ों को बाय कर रहा होता है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर उस सुपर स्टोर के अंदर कस्टमर का आना जाना बहुत ज़्यादा है और रश लग जाता है, तो क्या होता है कि वो चीज़ जो बिलिंग काउंटर है उस पर बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है, हमारे पास क्यू लग जाती है, क्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यू का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस चीज को खत्म करने के लिए भी बारकोड क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हाउ कैन बी अ बारकोड रीडर यूजफुल इन अ सुपर स्टोर। तो बेसिकली आपने इन सारी चीजों को अपनी वर्डिंग के अंदर पॉइंट वाइज, बेटा बुलेट्स बना के पॉइंट वाइज आपने ये सारी चीजों को लिखना है, तो आप लोग का एक पूरा रीजन तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहो तो उसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा लेंथी नहीं करनी, जस्ट टू द पॉइंट बात करनी है। आपने जस्ट एक हेडिंग लगाई कि भाई फास्ट बिलिंग हो सकती है सॉरी, हमारे पास रेड्यूस ह्यूमन एरर हो सकता है, इन्वेंट्री चेक हो सकती है हमारे पास। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोग इसमें बता सकते हो। अच्छा बेटा, तो हमारे पास ये जो है बारकोड रीडर वाला क्वेश्चन भी हो गया, मॉड्यूलेशन भी हो गया और ओएसआई मॉडल भी हो गया। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अगर आप लोगों ने ये बारकोड रीडर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसका और आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस के अंदर हट गया ये, ठीक है। यानी अगर आप लोग ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के मार्क्स 3 ही मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, आईटी का बारे में आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर ही हमारा इस आईटी से रिलेटेड है। तो बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हर वो चीज जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कह रहे कि राइट एनी 3 यूजेस और एब्यूजेस ऑफ आईटी, यानी उसके 3 यूजेस बता दो और उसकी 3 एब्यूजेस बता दो, यानी उससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, ये आपने अपनी वर्डिंग के अंदर उसको लिखना है। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे जो है व्हाट इज द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ठीक है। हमारे पास 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमारे पास क्या है बेटा, आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिलेगा बेटा आप लोगों को। अगर आप लोगों को इस चीज़ का मटेरियल चाहिए तो एक्सीलेंस के जो हमारे पास कम्युनिटी है उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। सो आपने जस्ट क्या करना है, उस इम्पैक्ट प्रिंटर को और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को
ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर वगैरह, यानी 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर आप लोगों ने क्या करनी है, उसको डिफाइन करना है। या फिर आप लोग ये बता सकते हो, आपके पास इसके बाद और करके क्वेश्चन है कि आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, व्हाट इज अ फेच साइकिल। बेटा फेच साइकिल हमारे पास क्या है, हमारे पास सीपीयू का वो स्टेप है जिसमें वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठा के एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। ठीक है, फेच साइकिल ये होती है। आपने बस क्या करना है, आपने जस्ट इस चीज को अपनी वर्डिंग में लिख के आपने उसको लिख देना है। ये मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट ये बताना है कि फेच साइकिल हमारे पास क्या होता है। तो सीपीयू का वो स्टेप है जिसमें वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठा के एग्जीक्यूट करने के लिए आगे देता है। ठीक है, हमारे पास फेच, डिकोडर, एग्जीक्यूट साइकिल, ये सारी चीजें काम करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। देखें कितना जो है इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताओ कि हार्ड कॉपी हमारे पास क्या है और सॉफ्ट कॉपी हमारे पास क्या है। तो बेटा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में भी आप लोगों ने जो है अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया है कि भाई हार्ड कॉपी इसका फिजिकल इंपैक्ट होता है, सॉफ्ट कॉपी आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर सेफ होती है सॉफ्ट बेस के अंदर। ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन के इसके बारे में आपने जो है इसको लिख देना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है और करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेम द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या है बेटा, सेंडर, रिसीवर, ये सारे क्या है डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ नेम उसका लिख देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आपने जैसे ये बता देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद हमारे पास जो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे कि डिफाइन द वॉलेटाइल स्टोरेज एंड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। बेटा हाउ इजी इज दैट, ये हमारे पास कितना ज्यादा आसान है। कह रहे कि वॉलेटाइल स्टोरेज को बताओ। हमने पढ़ा है कि हमारे पास 2 किस्म की स्टोरेज है, एक वॉलेटाइल कहलाती है और एक नॉन वॉलेटाइल कहलाती है। हमारे पास जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो रैम हो गई हमारे पास। ठीक है, एक मिनट, हमारे पास रैम और रोम। ठीक है, ये 2 टाइप्स की मेमोरी हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है स्टोरेज डिवाइस में होती है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई और रीड ओनली मेमोरी हो गई। अच्छा, इसमें एक मेमोरी होती है जो कि टेम्पररी बेस पे काम करती है, यानी जो मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी होती है। सर टेम्पररी मेमोरी से क्या मुराद है बेटा, अगर आप लोग अपना पीसी ऑन करते हो, यानी जो प्रोसेस के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है बेसिकली, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो वो टेम्पररी मेमोरी होती है। यानी आप लोग जो अपना कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, उसमें कोई प्रोसेस को रन कर रहे हो, जैसे ही आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया तो जब आप लोग कंप्यूटर को ओपन करोगे तो आपके पास वो जो आपका काम है वो सारा क्या हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी के अंदर स्टोर है, वो प्रोसेस हुआ था। ठीक है, जबकि एक मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारे पास क्या होती है, वो एक परमानेंट मेमोरी कहलाती है। ठीक है, यानी जिसको आप लोग रोम कहते हो ना, यानी परमानेंट मेमोरी। बेसिकली सपोज करो कि मैं अपनी एक पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, उस पिक्चर को क्लिक करके मैंने एक फोल्डर के अंदर उसको सेव कर दिया कंप्यूटर के। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं अपने मोबाइल को शट डाउन करूंगा और उसको दोबारा से ऑन करूंगा तो क्या मेरी वो जो सेल्फी है या वो जो पिक्चर जो मैंने क्लिक की है वो मेरे मोबाइल के अंदर होगी? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो सर आप लोग बोलोगे सर ऑफ कोर्स होगी, वो क्यों हमारे मोबाइल से जाएगी? क्यों? क्योंकि बेटा वो हमारे पास परमानेंट मेमोरी के अंदर यानी रोम के अंदर क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। हमारे पास ये जो वॉलेटाइल मेमोरी है बेटा, वॉलेटाइल मेमोरी टेम्पररी मेमोरी को कहा जाता है, यानी टेम्पररी स्टोरेज को कहा जाता है, रैम को कहा जाता है। और नॉन वॉलेटाइल हमारे पास परमानेंट है, यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी। दैट्स इट। आपने जस्ट इसको क्या करना है, वॉलेटाइल को डिफाइन करना है और नॉन वॉलेटाइल को डिफाइन करना है। बेटा बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, इसके बाद हमारे पास और करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये अटेम्प्ट करोगे या फिर ये अटेम्प्ट करोगे। कह रहे हैं कि डिफाइन कंप्यूटर वायरस, नेम एनी 2 टाइप्स। ठीक है, कंप्यूटर वायरस बता दो और हमारे पास कंप्यूटर वायरस के 2 नाम बता दो।
ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर वायरस का जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 6 आई थिंक, ये हमारे पास कंप्यूटर वायरस का सॉफ्टवेयर चैप्टर है। इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस के अंदर हमारे पास कंप्यूटर वायरस क्या है, एक हमारे पास प्रोग्राम होता है जो कि हमारे मैन मेड होता है बेसिकली, जो कि हमारे पीसी वगैरह को नुकसान पहुंचाने के लिए काम होता है। इसमें हमारे पास टाइम बॉम्ब हो गया और मैस्कुलस वायरस वगैरह हो गए। तो इसके दो नाम बताने और आपने कंप्यूटर वायरस को डिफाइन कर देना है, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब बेटा देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 5 क्वेश्चन के अंदर और करके क्वेश्चन दिए हुए। इसके बाद जो आपके पास छठा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यानी छठा क्वेश्चन जो यानी 6 क्वेश्चन नंबर जो है उसको आपने फुली मतलब 6 से लेकर 10 तक आपने सारी चीजों को अटेम्प्ट करना है। बात समझ आ रही है? यानी हमारे पास कह रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटा बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस क्या है। ठीक है, कह रहे कि व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, कह रहे ये क्यों जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के यानी एक GUI प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और हमारे सारे कंप्यूटर के प्रोसेस इसी के थ्रू हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास विंडोज हो गया, विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं विंडोज को आपके पीसी से डिलीट कर दूं या फिर विंडो को उड़ा दूं तो आपका पीसी यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कंप्यूटर इज यूजलेस। ठीक है, ये बताना है आपको, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को चैप्टर 7 के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को बेटा। अच्छा, कह रहे कि व्हाट डू यू नो अबाउट बस। ठीक है बेटा, हमने जो है बस वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है कि डेटा लाइन बस हो गई, एड्रेस बस हो गई। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप्स की बस थी। तो आपने क्या करना है जो है कि बस के बारे में बताना है बेटा। बस बेसिकली क्या करती है, हमारे पास डेटा को एक पॉइंट से दूसरे हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करती है और डेटा ट्रांसफर करवा के दे रही होती है, एक पाथ डिसाइड कर रही होती है। तो बेसिकली हमें जो है इसको एल्यूब्रेट करना है, उसकी टाइप्स को बताना है, और बस होती क्या है हमें ये बताना है। चैप्टर नंबर 1 से ये रिलेट कर रहा है हमारे पास। बात समझ आ रही है? अच्छा, हमारे पास बेटा लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारे पास ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग में डिफाइन करो। कह रहा है कि सिंपलेक्स मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। कितना आसान क्वेश्चन है हमारे पास ये बेटा। सिंपलेक्स क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है। सिंपलेक्स में वन वे डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, डेटा एक वे में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स में हमारे पास 2 वे ट्रांसमिशन होती है डेटा की, लेकिन उस 2 वे ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास साइमल्टेनियसली वो ट्रांसमिशन हमारे पास नहीं हो रही होती। ठीक है, अगर मैं सिंपलेक्स की बात करूं, जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर में हमारे पास 1 वे डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है ना। हम लोग अपने पीसी से इसको कनेक्ट करते हैं और हमारे पास जो है हमारा आउटपुट निकाल के दे रहा होता है। अब हाफ ड्यूप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है कि 2 वे ट्रांसमिशन तो हो रही होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं हो रही होती, एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि वॉकी टॉकी पे एट अ टाइम एक ही बंदा जो है बोलता है और दूसरा बंदा उसको रिसीव करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। देन उसके बाद अगर मैं हाफ ड्यूप्लेक्स की बात बताऊं, जैसे कि आपका फोन कॉल है, ठीक है, उसमें 2 वे ट्रांसमिशन हो रही होती है, लेकिन आप बोल भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, जो दूसरा बंदा है वो भी बोलता है। ठीक है, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी 2 वे ट्रांसमिशन, डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स की एक डेफिनेशन है। ठीक है, बात समझ आ रही है? हमारे सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, जस्ट आपने फोकस्ड रहना है और अपनी सारी जो आपने लेक्चर्स लिए हैं अपनी क्लास के अंदर उसको ध्यान में रखना है। आप लोग अपनी ऑन वर्डिंग के अंदर भी अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, बिकॉज हमारे पास जो मार्क्स हैं वो जस्ट इन क्वेश्चंस के 3 मार्क्स हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, मैंने याद नहीं किया है, बट बेटा आपने समझा तो है। उस समझे हुए को अपनी वर्डिंग के अंदर अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग को जो है इन 3 में से या 2 मार्क्स तो मिनिमम मिलेंगे ही। ठीक है, तो आपको उस चीज को जहन में रखना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है, कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 2 पार्ट्स।
ठीक है बेटा, टोपोलॉजी का क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोपोलॉजी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसमें हमारे पास नेटवर्क हमने पढ़ाया था। टोपोलॉजी बेसिकली हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है, जिसमें हमारे पास बस आ जाती है, रिंग आ जाती है, हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी आ जाती है, यानी हम काफ़ी सारी चीज़ें टोपोलॉजी के बारे में हम लोग बताते हैं। बेटा लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको आप लोग लैन कहते हो, ठीक है। लैन के अंदर हमारे पास टोपोलॉजीज भी आ जाती हैं। उन टोपोलॉजीज में हमारे पास जो है बस टोपोलॉजी आती है, रिंग आती है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आ जाती है, ठीक है, हाइब्रिड आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये सारी टोपोलॉजीज हमारे पास इसमें आती हैं, ठीक है। तो इन टोपोलॉजीज को आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी पॉसिबिलिटी है ये आपसे शॉर्ट के अंदर जस्ट वो एक दो टाइप्स पूछ ले, जैसे पूछे कि डिफाइन बस टोपोलॉजी एंड राइट इट डायग्राम, तो आपने जो है बस टोपोलॉजी को डिफाइन करना है, ठीक है, और उसकी डायग्राम बना देनी है। डायग्राम आप लोगों को पता है कि कैसी होती है, हमारे पास एक सिंगल लाइन होती है और उसके साथ हमारे पास पीसी कनेक्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी हमारे पास इस केबल पे होती है, बात समझ आ रही है। और इसके अंदर जितने भी आप लोग पीसी ऐड करना चाहो आप लोग ऐड कर सकते हो। ये डायग्राम बना दिया आपने रैंडम सी, बात समझ आ रही है। अगर वो चीज़ याद नहीं आ रही तो आप सिर्फ डायग्राम क्रिएट कर दो। अगर आप डायग्राम क्रिएट करोगे तब भी आपके पास जो चेकर होगा वो चेक करने में उसको सब पता तो होगा कि हाँ इसको आइडिया है कि बस टोपोलॉजी होती क्या है। और बेटा कोशिश कीजिएगा कि इसकी एडवांटेजेस यानी दो एडवांटेजेस बेसिकली इसकी और 2 डिसएडवांटेजेस भी इसको आप लोग क्या करो, मेमोराइज करो। बात समझ आ रही है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये आप लोग को मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को और नेटवर्क वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बिकॉज ये नेटवर्क वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास टोपोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट डू द फॉलोइंग टर्म स्टैंड फॉर। बेटा एब्रीविएशन है ये क्या है, एब्रीविएशन है। हमने जब चैप्टर नंबर 9, 10 किया था उसके बाद हमारे पास 5 ईयर क्वेश्चंस थे, देन उसके बाद एब्रीविएशंस दी हुई थी। अगर आप लोग हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एब्रीविएशन हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म की लॉन्ग फॉर्म है, जैसे ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, हमारे पास BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, और CRT कैथोड रे ट्यूब, दैट्स इट। और क्या है इसमें, ठीक है। यानी आपके पास जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने बताना है। और बेटा हमारे पास बाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है बेसिकली, तो आप लोगों ने बस इसकी क्या बताना है, आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये बेटा बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी एब्रीविएशन आती है और ये क्वेश्चन लाजमी आता है, यानी आपके पास कि इनफ नंबर ऑफ एब्रीविएशंस मैंने डाले हुए, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है उसको एक बार पढ़ लेना है। उसको एक बार पढ़ के आप लोग जो है चले जाओगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं बेटा, बिट्स को, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का टॉपिक्स था जिसमें हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस कर रहे थे टारगेट पेपर का, वो हमारे पास क्या हो गया है, 30 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो गया है बेटा। आपने टाइम का भी ख्याल रखना है कि आप लोग हर क्वेश्चन को मैक्सिमम जो है 5 मिनट्स या 6 to 7 मिनट्स से ज़्यादा आप लोग नहीं दो, ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये तो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मेरे कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी के जो कि मैं आपके इसमें ऐड नहीं कर सका, वो मैंने लास्ट के अंदर दिए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बेटा देखो, कह रहे कि व्हाट इज मॉड्यूम। हर क्वेश्चन को पूछने का काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अभी हमने उधर ऊपर पढ़ा कि पहला जो क्वेश्चन था कि भाई मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को बताओ, ठीक है। अब इसने यहाँ पे बोल दिया व्हाट इज मॉड्यूम। बेटा वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आपने बस क्या करना है, मॉड्यूम क्या होता है ये बता देना है। कह रहे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉनिटर। CRT मॉनिटर हो गया हमारे पास, LCD LED, ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको मिल जाएगी, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। डिफाइन द मेन कंपोनेंट ऑफ CPU। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मेन कंपोनेंट ऑफ CPU क्या पूछ रहा है सर ये। बेटा आपके पास कंपोनेंट क्या होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, ALU हमारे पास हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया, बस। और क्या, जस्ट आपने कंट्रोल यूनिट के बारे में बता देना है,
कि भाई कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करके देता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में किसको नहीं पता बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एंड लॉजिकल यूनिट लेस देन ग्रेटर देन, ये क्या है, ये हमारे पास लॉजिकल यूनिट है। आपने इसके बारे में बताना है कि लॉजिकल चीजें और अर्थमेटिक चीजें, मैथमेटिकल चीजें एएलयू को परफॉर्म कर रहा होता है और मेमोरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एमयू करता है। दैट्स इट। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है हम लोग, सो गोइंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। बेटा एनालॉग सिग्नल के बारे में आपको पता है कि ये इस फॉर्म के अंदर जनरेट हो रहे होते हैं हमारे पास, जबकि डिजिटल सिग्नल हमारे पास 0-1 की फॉर्म में हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएट करके बताना है एनालॉग सिग्नल की, डिजिटल सिग्नल की। बेटा चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल सकता है ये आपको, और 5 ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी उसमें भी है ये, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को आपने जैसे ये बता देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंशिएट में हमारे पास डिफरेंशिएट नंबर 2 है, सॉरी, ये कह रहा है कि वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, वापसी आ गया। अब डिफरेंशिएट करके आ गया भाई, डिफरेंशिएट बता दो कि वॉलेटाइल क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वॉलेटाइल हमारे पास टेम्पररी मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल हमारे पास परमानेंट मेमोरी। इसके बारे में आपने इसको डिस्कस करके मतलब कि सोच के आपने आंसर कर देना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट भी बेटा कोशिश कीजिएगा कि जस्ट आप लोग डिफरेंशिएट 2 मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 डिफरेंशिएट इनफ है, ठीक है। सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन बेटा पहले, सॉरी, हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसको हमने डिस्कस नहीं किया। कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। भाई लोकल एरिया नेटवर्क आपने टोपोलॉजी से तो हटके टॉपिक है, हमारे पास नेटवर्क का टॉपिक है बेसिकली। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास एक स्मॉल बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गया, वो लोकल एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास किसी सिटी के अंदर कोई नेटवर्क जनरेट जो हुआ है वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, चैप्टर नंबर 2 का है ये भी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, हमारे पास हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन, ये सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन बेटा ये आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिल जाएगा। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बेटा कंपाइलर आपके पास, आपको पता है ना, एक ट्रांसलेटर का काम करता है कंप्यूटर और ह्यूमन और कंप्यूटर लैंग्वेज के दरमियान। अब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को तो नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है बाइनरी फॉर्म को, और हम लोग बाइनरी फॉर्म को नहीं समझते। यानी 0-1 की जो लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है ना, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अगर हम इसके जो कोड्स होते हैं वो किसी कंपाइलर के अंदर जो है लिख रहे होते हैं, जैसे कि मोस्ट जो है हमारे पास पॉपुलर कंपाइलर है, एक मिनट, मोस्ट पॉपुलर कंपाइलर हमारे पास है हमारा VS कोड हो गया, ठीक है, डेव C++ हो गया, ठीक है, हमारे पास जुपिटर हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गई। ये क्या है, ये कंपाइलर है, हम लोग इसमें अपनी कोडिंग करते हैं। अच्छा, इसमें जुपिटर में हमारे पास पाइथन लैंग्वेज जो है उसको लिखा जाता है बेसिकली। तो हमारे पास जो हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है, एक चीज़, एक जरिया रिक्वायर्ड होता है जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें। तो उसका काम हमारे पास क्या कंपाइलर कर रहा होता है और इंटरप्रेटर कर रहा होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, हमारे पास जो कोड्स होते हैं वो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करते हैं, यानी बहुत सारी लाइंस हमारे पास, यानी 100,000 ऑफ लाइंस होती हैं कोड्स की। जो हमारा कंपाइलर होता है वो सारे कोड को एक साथ उसको रीड करके हमें आउटपुट देता है, ठीक है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है बेटा वो हमारे पास लाइन बाय लाइन काम कर रहा होता है, यानी पहले एक लाइन को रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड करेगा। तो उसका काम है वो जो होता है वो हमारा इंटरप्रेटर होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास कंपाइलर इंटरप्रेटर का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम लोग डॉस एंड विंडोज़, बेटा दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ठीक है। डॉस और विंडोज़ दोनों क्या हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे पास डॉस की क्या इंपॉर्टेंस है, विंडोज़ की क्या है, ये आप लोगों ने डिफरेंसेस बतानी है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आप लोगों ने बताना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट में। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी C++ आ जाती है, हमारी जावा पाइथन आ जाती है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडल लेवल लैंग्वेज हमारे पास C हमारी मिडल लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर के करीब होती है। इसके बारे में आपने डिफरेंस बतानी है। और वापसी है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आ गया, ये हमने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो टॉपिक है, यानी हमारा जो सेक्शन बी है वो क्या हो गया, सेक्शन बी हमने वाइंड अप कर लिया। आपने सेक्शन बी को जो है अटैम्प्ट करना है और वो बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सो बेटा नाउ गोइंग फॉरवर्ड आवर सेक्शन सी, डिटेल आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसके मार्क्स भी आपके पास क्या होते हैं, इसके मार्क्स भी आपके पास 30 होते हैं। टोटल हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर है। 75 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स के MCQ जो कि इंजीनियर अली अमीन ने आप लोगों को समझा दिए हैं। देन 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि अभी हमने कवर किए हैं। आफ्टर देन हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं सेक्शन सी को, जो कि डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। अब डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास हमारे टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन से आपने 3 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अच्छा, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमने, ठीक है। कह रहे कि ऑल सेक्शन कैरी इक्वल मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, यानी हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करता है। इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेटा 10 नंबर का एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा ये जो हमारे पास सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्शन के अंदर भी बेटा मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS क्या है। बेटा चैप्टर नंबर 1 में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, उसके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, उसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा है। जबकि जब आप लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 7 में भी, चैप्टर नंबर 1 में भी हमारे पास ये कंटेंट मौजूद है और चैप्टर नंबर 7 में भी मौजूद है। चैप्टर 7 जो है वो तो डिपेंड ही जो है उसका तो नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज करके उसका नाम है, ठीक है। तो उसमें से भी आप लोग कंटेंट को लेके पढ़ सकते हो। उसके फंक्शन फीचर्स बेटा दोनों में बताए गए हैं, फीचर्स 1 में भी है और फीचर 7 में भी है। तो 1 को भी आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और 7 को भी, चाहो तो 1 को रीड करके चले जाओ चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, या चाहो तो चैप्टर नंबर 7 से कंटेंट निकाल लो। अगर ये आप लोगों को चाहिए तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, हम लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर आपको इसी तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। अच्छा बेटा इसके बाद हमारे पास और घर के क्वेश्चन आए हैं, कह रहे कि व्हाट इज रजिस्टर। बेटा रजिस्टर्ड हमारे पास क्या है, रजिस्टर करते क्या हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसमें IR हो गया, मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया, आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। ये सारे रजिस्टर्स को आपने याद करना है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से आई थिंक ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। बेटा याद रखिएगा हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, मैं आप लोगों को उसके फहरिस्त बना के दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 हो गया, ठीक है। देन चैप्टर 4 बेटा उसमें से रीजन आ सकता है आप लोगों के पास। चैप्टर नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन 1 और 2 से ज़्यादा नहीं, 1 और 2 3 से ज़्यादा नहीं। आपके पास चैप्टर 6 आपके पास सिक्योरिटी वाला, इसमें से भी एक लॉन्ग हमारे पास आ रहा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी एक क्वेश्चन आ रहा होता है। तो मोस्टली आपने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना है, 2 को, 3 को, 5 को और 6 को। अगर आप इन चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग 75 मार्क्स को गेट कर सकते हैं,
ठीक है। बट बेटा चैप्टर नंबर 7 को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। अगर मैं इसको क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर इसका जो कंटेंट है वो चैप्टर नंबर 1 में भी हमारे पास अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 4 में जैसे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें एक रीज़न आ जाता है कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, बताओ कि ई कॉमर्स क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के, कंप्यूटर का इम्पैक्ट अच्छा है या फिर मतलब कि कोई रीजंस टाइप्स इसमें आते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ आने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो हमारा 8, 9 और 10 है वो तो टोटली बेस्ड हमारे पास MS ऑफिस से बेटा, उसमें आपके पास वर्ड, एक्सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास पढ़ाई गई हैं। तो इसको भी अगर आप लोग एक बार देख लोगे तो इनफ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है कंप्यूटर वायरस के बारे में मैं आपको बता रहा था। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय टॉपोलॉजी, टॉपोलॉजी के क्वेश्चन को मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो नेटवर्क का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 से जो रिलेट कर रहा है, उस नेटवर्क के टॉपिक को पूरा पढ़ लो बेटा। एक लॉन्ग लाजमी इससे निकलेगा, चैप्टर नंबर 2 से आपका एक लॉन्ग लाजमी आएगा बेटा, जो कि या तो वो टॉपोलॉजी पूछेगा या तो वो आपसे लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क पूछेगा। अच्छा, और बेटा एक और बात, OSI मॉडल, ये भी बेटा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, अक्सर आ जाता है बेटा, ठीक है। मोस्टली टाइम सिवाय 2015 के हमारे पास जितने भी पास्ट पेपर हैं उस सब में OSI मॉडल पूछा हुआ है। तो बेटा आप लोग OSI मॉडल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो एक लॉन्ग आपका यहाँ से निकल जाएगा, एक लॉन्ग चैप्टर 2 से निकल जाएगा और एक लॉन्ग चैप्टर 1 से निकल जाएगा। यू विल गेट 30 मार्क्स, ठीक है। जस्ट ये 3 चैप्टर्स को आप लोग मेमोराइज करेंगे तो आप लोग के लॉन्ग सेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग जो है इसके उसको देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज आपको पता है रैम रोम हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती है, आपके पास जो है USB स्मार्ट कार्ड वगैरह आ जाते हैं, ये चीज़ें। टाइप्स ऑफ प्रिंटर चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास, ये भी चैप्टर नंबर 1 में। सॉफ्टवेयर प्राइसी, ठीक है बेटा, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्राइसी है आपको पता है, जैसे कि थेफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, किसी सॉफ्टवेयर की लीगल कॉपी आप लोग पढ़ोगे बेटा। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसको जैसे आपने बताना है, ये चैप्टर 1 या 2 में आपको मिल जाएगा ये इंशाल्लाह। अच्छा 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 बेटा, तो हमारे पास गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द स्कैनिंग इनपुट एनी टू स्कैनिंग डिवाइस, ठीक है। स्कैनिंग डिवाइस का जो चैप्टर टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 1 में, इसको भी एक बार पढ़ लेना, अच्छा होगा। बट इस मेन बाय कंप्यूटर नेटवर्क, वही नेटवर्क वाला जो मैंने आपको बोला है, ये वही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ कॉमनली यूज ऑफ इनपुट डिवाइस डिस्कट एटलीस्ट 3 इनपुट डिवाइस। बेटा इनपुट डिवाइस बहुत ही मैं कहता हूँ कि बच्चों वाला टॉपिक है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, क्या इनपुट डिवाइस ही तो है हमारे पास, इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। कॉमनली यूज जो होती हैं, ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी। वर्ड प्रोसेसिंग बेटा मैंने आपको कहा ना कि एक नज़र आपने चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 को भी देनी है, तो उसमें आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग को डिफाइन करना सीख सकते हो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सप्लेन डेटा कम्युनिकेशन चैनल, बेटा ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से ताल्लुक़ रखता है। सो बेटा आज हमने अपना जो टारगेट पेपर था उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग एक्सीलेंस 2.0 को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।